हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसके पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन चैप्टर्स के वीडियो आप सभी लोग देख लेना। हम डिलीटेड चैप्टर्स भी कवर कर रहे हैं क्योंकि वो भले ही आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गए हों, बट नीट में अभी भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कवर करेंगे। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ। तो सबसे पहले हम जान लें कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से वेल बीइंग हो, तभी हम उसे एक हेल्दी पर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फिजिकली तो हम समझ गए। सोशली का मतलब क्या है? सोशली कैसा? कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, जो बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पूरे टाइम घर पर ही बैठा है, ठीक है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, किसी से मिलना पसंद नहीं है, तो वो सोशली वेलबींग नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए इंटरेक्ट करना लोगों से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या करना ज़रूरी है? इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। तो सोशली वेलबींग होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़े हम, तो अब देखो कि हेल्थ को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, हेल्थ जो है हमारी वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, तो पहले हम फैक्टर्स देखेंगे। बहुत बेसिक से फैक्टर्स हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता भी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम बताएं आर डाइटरी हैबिट्स, की आपकी डाइट क्या है, क्या खाते हो आप, किस तरीके का खाना आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले रहे हो। तो योर डाइटरी हैबिट्स, a person eating a well-balanced diet containing adequate amount of nutrients required by our body on daily basis is healthier than a person taking nutritionally deficient diet। जो पर्सन न्यूट्रिशियस डाइट ले रहा है, एक हेल्दी डाइट क्या होती है या न्यूट्रिशियस डाइट हम कैसे बोलते हैं? जिसमें क्या प्रेजेंट हो? जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो और प्रोटीन प्रेजेंट हो, विटामिन्स प्रेजेंट हो, सारे विटामिन्स होने चाहिए। ठीक है, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, साथ ही में फाइबर्स। ठीक है, सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए जो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को चाहिए होती हैं, उसे हम बोलते हैं हेल्दी डाइट। अब अगर किसी के डेली रूटीन के खाने में ये सारी चीज़ों की कमी है ना, तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सारी चीज़ें आपको लेना ज़रूरी होती हैं अपनी डेली लाइफ में। सेकेंड आता है लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कितने बजे खेल रहे हो, सारी चीज़ें। ठीक है, a person having a sedentary lifestyle is less healthier than a person doing moderate amount of physical activity। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो कभी हेल्दी नहीं रहेगा। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्या करते हो? दिन भर चेयर पे बैठे रहते हो, मोबाइल लैपटॉप चालू रहता है, दिन भर क्लास अटेंड करना, स्कूल की क्लासेस अटेंड करना, फिर आपको कोचिंग भी पढ़ना, फिर स्कूल का होमवर्क, फिर कोचिंग का होमवर्क। पर उसके बाद जो बीच में टाइम मिलता है या बाद में टाइम मिलता है, उसके बाद में आप गेम खेलोगे, चैटिंग करोगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, तो ये नहीं करना है। ठीक है, यही नहीं करना है। टाइम मिला है तो उठो, थोड़ा चलो फिरो, दौड़ लगाओ, खेलो कूदो, जो करना है करो। मॉडरेट एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बैठे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट, कि आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, आप जो लोगों के बीच में रहते हो वो कैसे लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव हो पूरे लोग, जब देखो आपको डिमोटिवेट करते रहे, तो ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। ठीक है, हमेशा एक ऐसा एनवायरनमेंट चूज करो जहाँ पे आपको स्ट्रेस फील ना हो। ठीक है, तो अ पर्सन लिविंग अंडर स्ट्रेसफुल सोशल एनवायरनमेंट विथ लॉट ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटीज हो। एंटी सोशल एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, उन्हें हम एंटी सोशल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, और स्ट्रेसफुल मेंटल कंडीशन नहीं रखनी है। कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहो जहाँ पे आपको स्ट्रेस मिल रहा हो, हमेशा उस ग्रुप से अलग हो जाओ।
ठीक है, हमेशा उस ग्रुप से अलग हो जाओ, भले ही 10 दोस्तों की जगह एक दोस्त रखना, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी है, ठीक है। एंड मोर प्रोन टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अगर आप ऐसे उसमें रहते हो ना, स्ट्रेसफुल माहौल में अगर रहते हो, मान लो आपके 10 दोस्त हैं, दूसरे को देख के ज़्यादातर क्या लगता है, अरे यार इसके तो 10 दोस्त हैं, कितना अच्छा है, इतना बड़ा ग्रुप है, हमारे तो दोस्त ही नहीं है। पर अगर आपके पास में एक दोस्त भी है ना जो आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा है, तो वो बहुत है। भले ही उनके पास 10 दोस्त हैं, लेकिन उन 10 में से ना एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो उन्हें क्या कर रहा हो, परेशान ना कर रहा हो या स्ट्रेस ना दे रहा हो, एकदम चिल माहौल हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो भले ही एक दोस्त रखो, लेकिन हमेशा चिल माहौल रखना है, बिल्कुल वो स्ट्रेस नहीं लेना है ना, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू टू अर्न लिविंग। भाई आप तो अभी काम करते नहीं होगे, लेकिन जो लोग अर्न करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या जॉब है, ठीक है, क्या बिजनेस है, तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपको क्या हो, स्ट्रेस ना हो, है ना। कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम उस काम में खुशी नहीं है, हमें वो काम पसंद ही नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें अर्न करना है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करोगे ना, आपको अगर पसंद नहीं होगा, कभी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसीलिए द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, अब जो फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पूरे टाइम, अगर मान लो केमिकल की कोई फैक्ट्री है, भले ही वो कितना ही कवर रहे, कहीं ना कहीं से उनके बॉडी के अंदर वो केमिकल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं। या वहाँ पे नॉइस है, ऑब्वियसली फैक्ट्री शांति तो होगी नहीं फैक्ट्री में, वहाँ पे नॉइस है, तो कंटिन्यू उनके ईयर ड्रम्स पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे सॉरी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अगर नॉइस की वजह से हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो काम ऐसा करो जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, ठीक है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट ऑफ माइंड आपका कैसा है, मतलब कि क्या हुआ, न्यूरल, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, ठीक है, आप गुस्से में हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका न्यूरल सिस्टम अफेक्ट होगा, एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो न्यूरल सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम अगर अफेक्ट होता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इसलिए स्टेट ऑफ माइंड को हेल्दी रखना, ठीक है, हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। इज दैट क्लियर। आते हैं हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पे। 6th वन इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स कैन बी कॉज ऑफ मैनी फिजिकल एबनॉर्मैलिटीज एंड सम जेनेटिक डिसीजेस कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे क्या हो रहा है, कुछ जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो एक ये फैक्टर भी होता है। नेक्स्ट इज आपका फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, आप क्या साफ सफाई वाले एरिया में रहते हो या नहीं रहते हो, क्लीनलीनेस है आपके चारों तरफ या नहीं है। मान लो आपका जहाँ घर है आसपास कचरा तो नहीं फैला रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्लीनलीनेस नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस ये आपको अटैक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल। अब इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी हेल्थ पे कितना पैसा खर्च कर रहा है ना। अगर कोई बहुत रिच फैमिली से है या मान लो चलो मिडिल क्लास फैमिली से भी है, तो वो अपने डाइट में प्रॉपर सारी चीज़ें ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, और भाई ज़्यादा अच्छा घर है, अच्छा अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो ड्राई फ्रूट्स भी आप लेते हो और बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हो, तो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। लेकिन अगर कोई पुअर फैमिली से है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम की मील्स ही वो अफोर्ड कर पाते हैं और वो भी उसमें भी हेल्दी डाइट नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस भी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। क्लियर हो गई बात। ये हो गई 8 चीज़ें जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा डिसीज़ की, कि डिसीज़ क्या है, डिसीज़ का मतलब क्या होता है। तो डिसीज़ का बड़ा सिंपल सा मतलब है अ स्टेट
a state when functioning of one or more organ, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन आपकी बॉडी में क्या करें, ऑल्टर हो जाएं, ठीक है, क्या करें, ऑल्टर हो जाए। मतलब कि नॉर्मल फंक्शन चल रहा था, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन चल रहा था, लेकिन आपको फील हो रहा है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, शोल्डर में, ठीक है, मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ तो दिक्कत है, नॉर्मल तो नहीं है ये, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल अभी मैं नॉर्मल घूम रही हूँ, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में या शोल्डर में पेन होने लगे, तो इसका मतलब है कि डिसीज़ है। अब डिसीज़ का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी भारी डिसीज़ हो जाएगी, पर कुछ तो है। तो एक या एक से ज़्यादा बॉडी का ऑर्गन जब अफेक्ट हो जाए, जो आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को ऑल्टर कर दे, उसको हम बोलते हैं डिसीज। क्या बोलते हैं हम उसको, डिसीज। और आपको सिम्टम्स मिलते हैं। सिम्टम्स क्या, कि मुझे पेन हुआ, दैट इज द सिम्टम, ठीक है, कि वो सिम्टम है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, तो डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर डॉक्टर बताएगा, है ना, सिम्टम्स बताते हैं तभी तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ये वाली डिसीज हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ जब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अफेक्ट हो जाए, दैट रिजल्ट्स इन डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट ओके, तो अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ की। सबको पता है इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होती हैं, ऐसी डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास हो रही है, दैट इज द इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, ठीक है, सर्दी खांसी होती है, दूर रहते हैं ना हम, कॉमन कोल्ड है अगर किसी को तो हम दूर रहेंगे, क्यों, क्योंकि अगर उसने स्नीज करा और या फिर खांस दिया तो फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में आ चुके हैं, तो वो पास होकर आप तक पहुंच सकते हैं, तो उनसे दूर रहना है। और दूसरा मलेरिया, और तीसरा एड्स। अच्छा एड्स कैसा, एड्स अगर किसी को है तो डेफिनेटली इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज, बट एड्स कैसे ट्रांसफ़र होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एड्स जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो एड्स जो है इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। क्या है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसटीडी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी बोलते हैं। अब ये डिसीज़ नॉर्मली स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये डिसीज़ नॉर्मली नहीं होगी कि अगर किसी को एड्स है वो खांसेगा तो आपको हो जाएगी, नहीं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का है, जब तक सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक ये डिसीज ट्रांसफर नहीं होगी। सो इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज बट इट इज़ अ एसटीडी, ठीक है, तो डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद में नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, पता है हमें, जो डिसीज एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, डायबिटीज़ भी नहीं होता है स्प्रेड। इसके बाद में हम बात करें, एक वर्ड आता है पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिसीज इन होस्ट, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट में डिसीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, एक्सेट्रा। अब मैं एक डिफरेंस समझा दूँ, बहुत ज़रूरी डिफरेंस जो है, जो सबको आना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि क्या एक मेन डिफरेंस है। मैं 3 टर्म्स लिखूंगी, आपको बताना है चैट सेक्शन में कि इन तीनों का क्या मतलब होता है। पहला तो हम देख लेंगे यहाँ पे, पहला है पैथोजन, जो हमने अभी बताया, ठीक है। पैथोजन तो अब सभी को पता होगा, पता है ना, पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजन। दूसरा, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो है ना, कोई भी बोलना मत कि मैम समझ नहीं आ रहा, सुनना है ध्यान से, हैंडराइटिंग पे नहीं जाना है किसी को भी। पैथोजन, इसके बाद में आता है वायरस, पैथोजन के बाद में क्या आता है, वायरस नहीं, पैथोजन के बाद में वायरस तो मैंने बता दिया है, होस्ट जाना है हमें, होस्ट, और तीसरा आता है वेक्टर। ये 3 टर्म्स, वायरस तो हमें पता है, ठीक है, ये 3 टर्म्स हमें जानने हैं। तो पैथोजन हमें पता है, पैथोजन वो होता है जो एक डिसीज को कॉज करता है, ठीक है। पैथोजन क्या है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, मैम ये तो हमें पता है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये एक डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। पर अब ये एक्चुअली में जाता कैसे है, ठीक है, एक्चुअली में एक पर्सन के अंदर जाता कैसे है, तो ये पर्सन के अंदर जाता है वेक्टर के थ्रू, ठीक है। ये समझो यहाँ पे एक बस है, क्या है, यहाँ पे एक बस है,
इस बस के अंदर, ये एक क्या है, बस है, इस बस के अंदर क्या है, बैठ गया है अंदर जाके पैथोजन। कौन बैठ गया है, पैथोजन। एक पैथोजन, दूसरा पैथोजन, तीसरा पैथोजन। अब ये बस क्या है, ये बस जो है ना, दिस इज वेक्टर। ये क्या है, ये एक वेक्टर है, मतलब कि वेक्टर के अंदर पैथोजन बैठ गया और ये जाएगा कहाँ, इसको जाना कहाँ है, इसकी जो मंजिल है ना वो होस्ट है, इसकी जो मंजिल है ना वो होस्ट है। होस्ट क्या है, होस्ट ये है, होस्ट ये है, ठीक है, ये होस्ट है। इसके अंदर जो है पैथोजन जाएगा, इसके अंदर पैथोजन जाएगा, पर पैथोजन डायरेक्टली नहीं जा सकता है, इसलिए उसको वेक्टर की जरूरत पड़ी, बस की जरूरत पड़ी। तो वो बस में बैठा और जाके होस्ट के अंदर पहुंच गया। ठीक है, तो समझ में आई बात। पैथोजन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वेक्टर क्या है, वेक्टर वो जो पैथोजन को कैरी करता है, और होस्ट जहाँ पे पैथोजन जाके अटैक करता है। क्लियर हो गया। और फिर इसको क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। जब तक वेक्टर इसको लेके जाएगा और होस्ट के अंदर छोड़ देगा तो इसको डिसीज हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन बताओ, अगर वेक्टर के अंदर पैथोजन प्रेजेंट है, मान लो ये वेक्टर है, एक हम मच्छर की बात करें, ठीक है, ये मच्छर है ना, ये मच्छर है, इमेजिन करना ये मच्छर है। अब ये जो मच्छर है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मलेरिया का पैथोजन चला गया। मलेरिया का पैथोजन क्या है, मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके अंदर मलेरिया का पैथोजन प्रेजेंट है ना, इसके अंदर मलेरिया का पैथोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे बैठा हुआ है अंदर। तो क्या इस मच्छर को भी मलेरिया होगा, बताओ। इस मच्छर के अंदर पैथोजन तो है भाई, अब ये मलेरिया होगा कि इसको नहीं होगा, ये बताओ फटाफट आंसर दो। मच्छर को मलेरिया है क्या? आंसर इज नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर है, वो सिर्फ उसको लेके जा रहा है। पैथोजन वेक्टर में डिसीज कॉज नहीं करेगा, पैथोजन सिर्फ और सिर्फ होस्ट पे डिसीज कॉज करता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैथोजन विल कॉज डिसीज ओनली इन द होस्ट, नॉट इन द वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलो आगे बढ़े। ये हमने बात कर ली। एक विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट किस लिए होता है? टाइफॉइड के लिए। ठीक है, सभी का हुआ कभी ना कभी विडाल टेस्ट हमेशा होता ही है टाइफॉइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करेंगे कि डिसीजेस क्या है। डिसीजेस बैक्टीरिया वायरस से होती हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर फंजाई से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। तो हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते जाना। नोट्स कोई नहीं मांगेगा, जिसको चाहिए वो टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, लेकिन साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि पीडीएफ दो। हर चीज़ पकी पकाई नहीं लेनी होती है, कभी कभी मेहनत करनी होती है। तो खुद से अभी साथ ही साथ में नोट्स लिखते जाओ। और बाकी नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं टेलीग्राम पे, सबको नोट्स मिल जाते हैं, पर फिर भी खुद से आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब खुद से लिखोगे तभी चीज़ें याद होती हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसीजेस जो बैक्टीरिया से कॉज हो रही हैं। तो सबसे पहले डिसीज जो बैक्टीरिया से कॉज होती है, इट इज टाइफॉइड फीवर। ठीक है, टाइफॉइड फीवर जो अक्सर सबको हो जाता है। इसका नेम क्या है बैक्टीरिया का? दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। सब लोग साथ में बोलेंगे सैल्मोनेला टाइफी। कौन से बैक्टीरिया से टाइफाइड कॉज हो रहा है? इट इज सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, कैसे याद रखो? सैल्मोन भाई कौन है? सैल्मोन भाई सब जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे सैल्मोन भाई जो हैं, सैल्मोन भाई ये कॉज करेंगे, क्या कॉज करेंगे? टाइफॉइड कॉज कर सकते हैं ना, संभल के रहना है। तो सैल्मोन भाई दैट इज सैल्मोनेला टाइफी जो है वो आपको क्या करेगा? टाइफॉइड फीवर कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन मतलब एक से दूसरे को नहीं, मतलब कि कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट होना, पास होना, कैसे हो रहा है। तो कंटैमिनेटेड फूड और वाटर, गंदा पानी या गंदा खाना खा लोगे तो आपको टाइफॉइड हो जाएगा। तभी बोलते हैं बाजार में मत खाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटैमिनेटेड वाटर है, कंटैमिनेटेड फूड है। पानी पूरी जो आप चाव से खा के आते हो ना, हाँ क्या मज़ा आ रहा है पानी पूरी खाने में, सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना साफ होता है ना, समझ गए? इतना साफ पानी होता है ना
कि क्या बताएं, स्वाद बढ़ जाता है बिल्कुल, है ना। तो कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड जब आप खाओगे तो आपको टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स बड़े सिंपल से हैं। एक इनको पढ़ने से पहले एक सिंपल सा सिम्टम बता दूं कि जब आपको भूख लगना बंद हो जाए ना, ठीक है, खाना खाने का मन ना हो, और जब खाना आपके सामने आए तो आपको नौजिया फील होगी, भूख तो लगी है लेकिन मन नहीं हो रहा खाने का, जब ये वाली फीलिंग है ना तो समझ जाना टाइफाइड हो सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ी सा पानी पी लिया जाए। सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला सिम्टम मैंने बता दिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके बाद में सस्टेन्ड हाई फीवर, हाई फीवर होता है। हाई फीवर ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हो, हाई फीवर रेयरली होता है पर होता है, किसी किसी को नहीं भी होता। तो ये मत सोचना कि फीवर नहीं आ रहा है अगर तो हमें टाइफाइड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइफाइड में ज़रूरी नहीं है कि फीवर आए, बट फीवर आता भी है, नहीं भी आता, दोनों कंडीशन होती हैं। स्टमक पेन, ठीक है, स्टमक पेन होगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, कुछ करने का मन नहीं होगा, नींद आएगी, ऐसे लगेगा बस सोते रहो, कुछ मत करो, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होता है। सीवियर केसेस में क्या होता है? सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन का क्या मतलब होता है? परफोरेट होना, छोटे 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 से होल्स हो जाना, ठीक है, छोटे छोटे से होल्स, इतने बड़े नहीं दिखेंगे, नहीं, परफोरेट हो जाता है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो अंदर बाहर पास हो जाती हैं। तो परफोरेट हो जाना जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है ना, दिस इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है, बहुत डेंजरस है। अगर आपने इसको लाइटली लिया ना कि अरे हम कोई भी दवाई खा के फीवर उतार लेंगे और भूख है तो वो तो हमें ऐसे ही नहीं लग रही होगी, तो ऐसे ना सिम्टम्स को लाइटली नहीं लिया जाता है। थोड़े भी सिम्टम्स होते हैं तो आप डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाओ, ठीक है, किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एक माइनर स्टेज पे जब कोई भी डिसीज़ होती है तो उसको क्योर करना आसान होता है, लेकिन जब वही डिसीज़ मेजर बन जाती है ना तब फिर डॉक्टर भी क्या कर लेगा बताओ, ट्राई ही करेंगे, वही दवाई देंगे, पर क्योर होगी या नहीं होगी दैट इज़ नॉट गारंटीड, है ना। इसलिए माइनर स्टेज पे छोटा सा भी कुछ हो रहा है दिखा लो डॉक्टर, कंजूसी मत करो कि अरे यार डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, दिखा लो भाई, नहीं तो तब लाखों रुपए लग जाएंगे, तब ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दूसरी डिसीज दैट इज निमोनिया, ठीक है, क्या है? निमोनिया। निमोनिया, ठीक है, निमोनिया कैसे होता है? निमोनिया कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। नाम किस किस को टफ लग रहे हैं? बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है, नाम बिल्कुल भी टफ नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस हमने पढ़ा है 11th क्लास में, अगर आपने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़े हो तो हमने उसमें कोकाई पढ़ा था जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस उसका एग्जाम्पल था, याद है कि नहीं? किस किस को याद है? किस किस को याद है कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी 11th क्लास में? जिन्हें याद नहीं है बेटा एक बार फिर से 11th ना रिवाइज कर लो, अभी भी मौका है, नहीं करोगे ना बहुत परेशान हो जाओगे। बेसिक्स वही हैं, पूरा का पूरा बेसिक्स 11th है, वही नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करता है, दूसरा आता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? शेयरिंग ऑफ ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। अगर आप जूठे बर्तनों में शेयर करते हो तो दिक्कत हो सकती है, क्यों? क्योंकि उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स रहेंगे, आप उन्हें जूठे बर्तन ले लोगे, जिस जब आप पियोगे पानी तो वो आपके अंदर चले जाएंगे ना, दिस विल कॉज निमोनिया, अगर सामने वाले को निमोनिया है तो। इसलिए जूठे बर्तनों में नहीं खाना है, जूठा खाना भी नहीं खाना है, ठीक है, बिल्कुल प्यार नहीं बढ़ेगा जूठा खाना शेयर करने से, उल्टा अगर निमोनिया हुआ तो तुम्हें भी हो जाएगा, तो बिल्कुल प्यार नहीं बढ़ाना है, जूठा बर्तन जूठा खाना नहीं लेना है, ठीक है। सिम्टम्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स गेट इन्फेक्टेड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, फीवर होता है, चिल्स, कफ्स एंड हेडेक, लिप्स एंड नेल्स बिकम ग्रे इन सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में जो लिप्स होते हैं और जो नेल्स होते हैं दे विल टर्न ग्रे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डिसीज पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका वायरस से होने वाले डिसीजेस। कौन सी डिसीजेस जो वायरस से कॉज होती हैं? दैट इज कॉमन कोल्ड। भाई हमें पता है कॉमन कोल्ड कैसे होता है, सर्दी खांसी कैसे होता है, पर हमें ये नहीं पता होगा कि वायरस कौन सा है, ठीक है। अभी तो हमें एक ही वायरस दिमाग में चलता है, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के अलावा भी और भी वायरसेस जो होते हैं, तो यहाँ पर राइनो वायरस जो होता है, राइनो वायरस आपको क्या करेगा? राइनो वायरस कॉमन कोल्ड कॉज कर सकता है, ठीक है। अब इसके
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमें पता है, एयर से, थ्रू ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लियाई एंड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ये हमें पता है। इसके बाद में सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना, नेजल कंजेशन, ठीक है, नाक बंद हो जाना, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है, हॉजीनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, ठीक है, इतने इसके सिम्टम्स होते हैं। कॉमन कोल्ड सबको पता है, इसमें क्या ही हम बता दें, बस इतना याद रखना राइनो वायरस से कॉज होता है, सिम्टम्स भी सबको पता होंगे। नेक्स्ट आता है आपका मलेरिया, मतलब ये किससे कॉज हो रही है, ये प्रोटोजोआ से कॉज हो रही है, ध्यान रखना ये वायरस से नहीं होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से कॉज। मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मलेरिया जिस चीज़ से कॉज हो रहा है हम उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आगे के अभी आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, आज ही पढ़ने वाले हैं हम, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया ध्यान से सुन लेना। और अक्सर हमेशा हर एग्जाम में आपसे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पूछी ही जाएगी, ठीक है, हर एग्जाम में आएगी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, तो इसको ध्यान से सुन लेना। डिसीज का नाम है मलेरिया, ठीक है, कॉज होती है प्लाज्मोडियम से। किससे कॉज हो रही है, प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, ये प्रोटोजोआ, ये तीनों प्रोटोजोआ कॉज कर सकते हैं, मेनली प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसमिशन बाय वेक्टर, ये आ गया वेक्टर, जो मैंने आपको वेक्टर का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। वेक्टर कॉज करता है, ये है महिला मच्छर। कौन है, महिला मच्छर, बोले तो फीमेल एनाफिली मॉस्किटो, ठीक है। तो ये जो फीमेल एनाफिली मॉस्किटो है ना, ये अपने अंदर प्लाज्मोडियम को पनाह दे देती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, प्लाज्मोडियम को पनाह दे देंगी कि आओ प्लाज्मोडियम हमारे अंदर बैठ जाओ, अब हम चल के काटेंगे और मलेरिया फैलाएंगे, ये काम करते हैं ये। तो ये जो फीमेल मच्छर है ना, प्लाज्मोडियम को बिठा लेंगी, फिर आपको जाके काट लेंगी, इसलिए मच्छरों से सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, हाई फीवर, चिल्स एट फिक्स्ड इंटरवल, 3 से 4 दिन के बाद बहुत तेज़ बुखार आएगा, ठंड लगेगी, फिर नहीं आएगा, फिर कुछ दिन बाद आएगा, फिर कुछ दिन बाद आएगा। तो ऐसा क्यों होता है वो भी रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी। तो फिक्स्ड इंटरवल्स पे क्या होता है, फीवर और चिल्स आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, क्योंकि एक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है जिसको हम हीमोजोइन बोलते हैं। टॉक्सिन सब्सटेंस होता है हीमोजोइन, जो आरबीसी के रप्चर होने पर रिलीज होता है, जो आपको चिल्स एंड फीवर देता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा, जिन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है आगे हम अभी आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, एमीबायोसिस, ठीक है, एमीबायोसिस या फिर इसे हम बोलते हैं एमीबॉइक डाइसेंट्री, दोनों नाम होते हैं इसके, तो कंफ्यूज मत होना अगर इनमें से कोई एक नाम आपसे पूछ लिया जाए, एमीबायोसिस या एमीबॉइक डाइसेंट्री जिसे हम बोलते हैं। इसको कॉज करने वाला जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, क्या है, प्रोटोजोआ, वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है, सब लोग साथ में बोलेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। जो एमीबायोसिस कॉज करने वाला प्रोटोजोआ है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स। जो हाउस फ्लाइज होती हैं ना, वो आती हैं ये लेके, ठीक है, वो ये लेके आ जाती हैं। और कहाँ से आती हैं, जो फीकल मैटर होता है ना, फीसेस, अगर किसी को एमीबायोसिस हुआ है और इसीलिए खुले में शौच वर्जित कर दिया गया है, पता है, इसीलिए यही रीज़न है, क्यों, क्योंकि वहाँ मक्खियाँ होंगी, मक्खियाँ जाके फीकल मैटर पे बैठेंगी, फीकल मैटर पे बैठेंगी और ये आपको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को पनाह दे देंगी और फिर आके आपके खाने पे बैठ जाएंगी, ठीक है। तो यही रीज़न है, डिसीजेस से बचना है तो क्या करना है, स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो करना है, समझ गए बात को। तो ये हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, ये फीकल मैटर पे जाके बैठ जाती हैं और उस पे से आपका ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को पनाह दे देंगी और फिर आके कहीं भी खाने पे बैठेंगी तो इसको वहाँ छोड़ देंगी। अब छोड़ दिया और आपने वही समोसे बढ़िया चाव से खा लिए जिस पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी, अब वो खा तो लिया आपने, लेकिन अब आपके अंदर ये पहुँच चुका है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर बाहर खाना भी है तो ऐसी जगह खाओ जहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत अच्छी हो, नहीं तो मत खाओ। सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टोल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये सारे इसके क्या हैं, सिम्टम्स होते हैं,
क्लियर होगी बात? इतनी अभी तक की डिसीजेस क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना यही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैम ये लाइन खींची हुई है और ये होस्ट लिखा है, ये वेक्टर लिखा है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट करने के लिए हमेशा 2 स्टेजेस चाहिए होते हैं, नहीं तो वो लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट रह जाती है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने स्टेजेस चाहिए? 2 स्टेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 स्टेजेस आर रिक्वायर्ड। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करें, लाइफ साइकिल पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये है मच्छर, फिर से हम मच्छर बनाएंगे। ये है मच्छर, ठीक है, ये है मच्छर। इस मच्छर के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस मच्छर के अंदर प्रेजेंट है आपका प्लाज्मोडियम। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम। अब ये यहाँ पे अंदर इसके बैठा हुआ है। इसने क्या करा? इसने स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में इसको रिलीज कर दिया। क्या करा? स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में इसको रिलीज करा। आपको काटने आया, ठीक है, आपको नहीं, किसी को भी, कोई भी ह्यूमन ले लो, ठीक है। तो ये इसने स्पोरोजोइड्स रिलीज करे। यहाँ पे हम वेक्टर की बात करेंगे। और ये स्पोरोजोइड्स कहाँ गए? ये गए होस्ट में। कहाँ गए? ये होस्ट में। अब यहाँ पे जो होस्ट है ना, यहाँ पे होस्ट में इसने, मच्छर ने आके काटा, स्पोरोजोइड्स को छोड़ दिया। स्पोरोजोइड्स कहाँ गए? सीधे ब्लड से ट्रैवल करते सीधे पहुँचेंगे ये लिवर में। इन्हें लिवर से बहुत प्यार है, तो ये सीधे पहुँचे कहाँ? लिवर में। लिवर के अंदर आपके स्पोरोजोइड्स जो है वो आ चुके हैं। ये रहे स्पोरोजोइड्स। यहाँ पे उन्होंने करा क्या? मल्टीप्लिकेशन। अब ये अपनी गैंग को बढ़ाएंगे, ठीक है। मच्छर को इन्होंने बनाया क्या? ट्रेवल करने का जरिया। फीमेल एनाफिली, महिला मच्छर, ठीक है। इसके अंदर बैठ के ये पहुंचे कहाँ? होस्ट के अंदर। होस्ट कौन है? होस्ट है कोई भी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये है होस्ट, ये है कोई भी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हम इसके बाल भी बना देते हैं। इसके अंदर ये पहुंच गया। इसको जैसे ही मच्छर ने काटा, सीधे ब्लड से ट्रेवल करते हुए लिवर में पहुंच गए, स्पोरोजोइट्स पहुंच गए। इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है? और याद रखना, स्पोरोजोइट्स जो है यही है इन्फेक्शियस स्टेज। क्या है? इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट्स जो थे वो लिवर में पहुंच गए। लिवर में जाके इन्होंने अपनी गैंग को करा मल्टीप्लाई, ठीक है। इन्होंने अपनी गैंग को करा मल्टीप्लाई और 1 से 2, 2 से 4, 4 से फटाफट कॉपीज बना ली, फोटो कॉपी करना चालू कर दिया। इन्होंने अपनी गैंग बढ़ा ली। अब गैंग जब इन्होंने अपनी बढ़ाई, इसके बाद में यहाँ से एक ओपन हो गया, यहाँ से ये इन्होंने ओपन कर लिया और बस ये बाहर आ गए। ये आ गए बाहर, ठीक है। कौन? स्पोरोजोइट्स अपनी गैंग बनाने के बाद बाहर आए हैं, ये आ गए बाहर। और फिर क्या करा? ये पहुंच गए आरबीसीज में। कहाँ पहुंचे? अब ये पहुंच गए आरबीसीज में। ये है आरबीसीज, ठीक, ये है क्या? आरबीसी। ये आरबीसी के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ तबाही मचाएंगे, इनका काम ही यही है, हर जगह पहुंच के तबाही मचाना। इसके अंदर पहुंचे, अब इन्होंने आरबीसी के अंदर भर गए, एकदम एकदम भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे ये इनके अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये बस्ट हो जाएगी। आरबीसी को क्या करेंगे? बस्ट कर देंगे, रप्चर कर देंगे। मान लो यहाँ पे ये आरबीसी हो गई रप्चर। रप्चर होने के बाद में ये इधर से आ गए बाहर। साथ में ये अपने एक सब्सटेंस लेकर आए। ये लिक्विड सब्सटेंस है, ये टॉक्सिन सब्सटेंस होता है, ये रिलीज हो गया। अब बेटा ये टॉक्सिन सब्सटेंस जो रिलीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। क्या बोलेंगे हम इसको? ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, दिस इज अ टॉक्सिन सब्सटेंस, ठीक है। टॉक्सिन सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन, ठीक है। अब ये जो हीमोजोइन होता है ना, ये हीमोजोइन आपको देगा फीवर एंड चिल्स। क्या देगा ये हीमोजोइन? फीवर एंड चिल्स देगा।
पर क्या ये हीमोजोइन हर रोज रिलीज होगा? तो नो मैम, ये रोज रिलीज नहीं होगा, रोज आरबीसी रप्चर नहीं होगी। इंटरवल्स के साथ में 3 से 4 दिन के इंटरवल्स के साथ में आरबीसीज रप्चर होंगी, हीमोजोइन रिलीज होगा और हर 3 दिन 4 दिन बाद आपको हाई फीवर और चिल्स फील होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट कॉजेज high fever and chills in intervals, so the substance that causes high fever and chills is a toxin substance that is known as hemozoin, which is released after the rupture of RBCs, ठीक है, in interval of times। तो ये हो गया, टॉक्सिन रिलीज हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, ये बहुत चतुर है, स्पोरोजोइट्स बहुत होशियार हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं। यहीं पे उन्होंने बना लिए अपना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया। क्या कर लिया? गैमीट फॉर्मेशन। लेकिन अब यहाँ पे ना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता फर्टिलाइजेशन? यहाँ पे उन्होंने गैमीट फॉर्मेशन तो कर लिया, पर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता ह्यूमन बॉडी के अंदर? क्योंकि इन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इन्हें सूटेबल नहीं है, इसीलिए इनको अब बाहर निकलना है, ठीक है। इधर तबाही मचा ली उन्होंने, ह्यूमन बॉडी के अंदर तबाही मचा ली, अब इन्हें बाहर जाना है कि बस अब हो गया मेरा काम खत्म, अब मैं चली, ठीक है। तो अब ये जो है, अब ये फिर फीमेल मच्छर का इंतजार करेंगी। अब इन्हें फिर से दूसरी महिला मच्छर चाहिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन को काट ले। तो अब इन्हें मिल गई, ठीक है, इन्हें मिल भी गई एक। तो यहाँ पे फिर आई एक फीमेल मच्छर, इधर बना देंगे हम एक और फीमेल मच्छर। तो ये हमने बनाई फीमेल मच्छर, ये टांगे हैं इनकी, ये पंख है, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये बन गई फीमेल मच्छर। अब इन्होंने फिर से काट लिया, अब इन्होंने फिर से इसको काट लिया यार, ठीक है। एक मच्छर काफ़ी नहीं था, ये आके फिर काट गई इसको। अब इसको ऑलरेडी मलेरिया हुआ है, ये कौन है? ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको ऑलरेडी मलेरिया है, इसको आके मच्छर ने काटा। तो ये जो थे गैमीट्स, ठीक है, ये गैमीट्स थे, ये बहुत चतुर है। ये कौन है? यहाँ पे ये देखो मीरोजोइट्स हैं, ये कौन है? मीरोजोइट्स हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूरा इनका यहाँ पे ये लाइफ साइकिल चल रहा है। पर इतना मत, अभी इतना ही पढ़ो, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे बस इतना रखो, गैमीटोसाइट होगा, गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब इन्हें एक और यहाँ महिला मच्छर मिल चुकी है, तो इनकी जो महिला मित्र है, कौन है? ये इसकी महिला मित्र है, ठीक है। तो इन्होंने इसके अंदर फिर पनाह ले ली, ठीक है। दोनों जो गैमीट्स थे, एक्चुअली ना ये लोग पूरा ही मिट गया, बड़ी दिक्कत है, फिर से बना देंगे हम, कोई बात नहीं। ये लो हमने फिर से बना दी, इसके अंदर ये अपनी महिला मित्र के अंदर बैठ गए, ठीक है। अब इस महिला मित्र ने, बड़ी बेकार है ये महिला मित्र, अब ये जाके दूसरे व्यक्ति को काटेगी। ये तो एक ही है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वही है, ये सेम है। अब ये पर्सन ए लिख दे रहे हैं हम इसको यहाँ पे, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये पर्सन ए है और ये भी वही पर्सन है, सेम पर्सन है, पर्सन चेंज नहीं हुआ है। और ये जो मच्छर है, ये मच्छर ए नहीं, इसको हम 1 ले लेंगे, इसको हम 1 ले लेंगे, फर्स्ट मच्छर, ठीक है। और ये दूसरी फीमेल एनाफिली मच्छर, ये दूसरी मच्छर। अब ये जो दूसरी मच्छर है, ये जाके एक और होस्ट को अटैक करेगी। क्या करेगी? एक और होस्ट को अटैक कर देगी, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। अब इसके अंदर से मच्छर पहुंच गया, अभी तो गैमीट्स पहुंचे हैं, गैमीट्स पहुंचे तो यहाँ होगा फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? यहाँ होगा क्या? इधर अगर चलो इधर समझ नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको एक बार करेक्ट करके, ये इधर, ठीक है। ये मच्छर हम बनाएंगे एक और बार, चलो, ठीक है। तो ये फर्स्ट मच्छर था, ये दूसरा मच्छर है, इसके अंदर आपके गैमीट्स पहुंच गए, ठीक है। इसके पास में क्या है? गैमीट्स हैं। अब ये गैमीट्स यहाँ पे कर लेंगे फर्टिलाइजेशन, इन्हें तो चाहिए ही थी जगह, तो इन्होंने इधर क्या कर लिया? फर्टिलाइजेशन इन दूसरे मच्छर के अंदर, ठीक है, दूसरे फीमेल एनाफिली मॉस्किटो के अंदर यहाँ हो गया फर्टिलाइजेशन। अरे यार ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ठीक है। इधर हो गया क्या? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, अब ये जाके किसी को भी काट लेगी, अब ये जाके किसी तीसरे व्यक्ति को काट लेगी, 1 को, 2 को, 3 को, कितनों को भी जितनों को काटेगी उतनों को मलेरिया हो जाएगा। तो इसने गई और फिर से किसी को काट लिया, ठीक है। ये बी पर्सन है, बी को काट लिया, मलेरिया हो गया,
ठीक है, सी को काट लिया, उसको भी हो गया, जितनों को काटेगी उतनों को करेगी। तो अब समझ में आई बात। यहाँ पे 2 स्टेजेस में चल रही है आपकी लाइफ साइकिल। किसकी लाइफ साइकिल? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल यहाँ पे 2 स्टेजेस में चल रही है। एक वेक्टर के अंदर हो रहा है और दूसरा होस्ट के अंदर हो रही है। अगर दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो इस साइड वाली क्लियर होगी। मैम इधर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इधर पे आते हैं, इधर बात कर लेते हैं ज़रा कि मैम इधर क्या बना है। इसमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कोई बात नहीं, कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है, यहाँ ध्यान देना। अब हम बात करेंगे वेक्टर से ही चालू करेंगे, ठीक है। वेक्टर कौन है हमारी? वेक्टर महिला मच्छर है, ठीक है, महिला मच्छर है। क्या नाम है महिला मच्छर का? फीमेल एनाफिली मॉस्किटो, ठीक है। एनाफिली नाम की महिला मच्छर जो है वो स्पोरोजोइट्स की महिला मित्र हैं। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इसके अंदर पनाह लेके इन्होंने स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन बॉडी में, दैट मीन्स होस्ट में इंजेक्ट कर दिया। तो ये स्पोरोजोइट्स पहुँचे लिवर के अंदर। लिवर के अंदर ये पहुँचे इतने ही थे, लेकिन उन्होंने करा मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे ये बाहर आ गए फिर, ठीक है। बाहर आए, बाहर आने के बाद में इन्होंने क्या करा, ये पहुँचे आरबीसी में। कहाँ पहुँचे? ये आरबीसी के अंदर पहुँचे। ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है। यहाँ पहुँचे, यहाँ पे इनके कुछ स्टेजेस हो रही हैं। यहाँ रिंग स्टेज में पहुँचेंगे, फिर ये ट्रोफोजॉइड बनाएंगे, फिर ये क्या बनाएंगे, सिंजोंट बनाएंगे और फिर मीरोजॉइड बना लेंगे। इसको अगर चलो इस वाली इतनी स्टेज को अगर आप इग्नोर भी करो ना तो चल जाएगा। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट इतना याद रखो कि ये यहाँ पे आरबीसी में आया, आरबीसी में आके इसने आरबीसी को रप्चर किया, ठीक है। ये देखो, ये रप्चर किया। रप्चर करने के बाद में ये आ गए बाहर, यहाँ आए ये बाहर। अब ये जैसे ही बाहर आए, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, रिलीज करा एक सब्सटेंस। ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस ये रिलीज करेंगे साथ में, इसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन जो होता है वो एक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है जो कि फीवर एंड चिल देता है 3 से 4 दिन के इंटरवल के साथ में। तो यहाँ पर ये इन्होंने हीमोजोइन भी रिलीज कर दिया साथ में इतने चतुर थे, गैमीट्स भी बना लिए। लेकिन गैमीट्स बना तो लिए पर ह्यूमन बॉडी के अंदर फेवरेबल कंडीशन ना होने के कारण ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी दूसरी महिला मित्र खोजना चालू कर दी। जैसे ही उन्हें ये दूसरी महिला मित्र मिल गई, दैट मीन्स कौन महिला मित्र है इनकी? फीमेल एनाफिली मॉस्किटो इन्हें मिल गई, ठीक है, फीमेल एनाफिली मॉस्किटो इन्हें मिल गई। तो इसने जैसे ही काटा इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये गैमीट्स फटाक से इसके अंदर पहुंच गए। स्पीड में बैठ जाओ भाई अंदर, हमारी मित्र आ चुकी है, तो ये इसके अंदर पहुंच चुके हैं। अब इसके अंदर चल रही है ये वाली स्टेज, ये वाली जो स्टेज देख रहे हो, ये वाली स्टेज ये इसके अंदर चल रही है। तो जिस मच्छर ने काटा है वो है मच्छर ए, और जिस मच्छर के अंदर ये गैमीट्स फर्टिलाइज हो रहे हैं वो है मच्छर बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, अब ये मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है, इनने फर्टिलाइजेशन कर लिया और बढ़िया स्पोरोजोइट फिर बना लिए। अब ये जाके काटती रहेगी जिसे काटना और मलेरिया कॉज करती रहेगी। समझ में आ गई कि नहीं? अब तो आ जानी चाहिए यार, इतने आसान तरीके से हमने समझाया है, अब तो समझ में आ जानी चाहिए। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ें लिखी हैं, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं क्या है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या है? द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म होता है स्पोरोजोइट्स, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर नहीं कर रहा है, प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, जिसकी महिला मित्र जो है फीमेल एनाफिली मॉस्किटो है, जब ये काटेगी तभी होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट इनसाइड द लिवर सेल, मल्टीप्लाई होंगे लिवर सेल के अंदर, फिर अटैक करेंगे आरबीसी को, ठीक है, आरबीसी को वो कर देंगे रप्चर। रप्चर जब करेंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको हम हीमोजोइन बोलते हैं। यही हीमोजोइन जो है ये कॉज करेगा चिल्स एंड रिकरिंग फीवर। रिकरिंग मतलब रोज नहीं आएगा, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे हर इंटरवल में आएगा। तो 3 to 4 डेज के इंटरवल में ये रिकरिंग फीवर आता है। नाउ अब पैरासाइट जो है, ठीक है, इसने गैमीट्स भी बना लिए हमें पता है, तो वो ट्रांसफर होंगे इनटू द फीमेल एनाफिली मॉस्किटो, दूसरी महिला मच्छर में। देखो अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे
कि मैम ये मच्छर दूसरा आना जरूरी है क्या? तो ऐसा नहीं है, अब जो भी मच्छर है हो सकता है वही महिला मच्छर हो जिसने पहले काटा था, वही दूसरी बार आके फिर काट ले, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मच्छर को बुलाता थोड़ी है, वो अपने आप मच्छर जो आ रहा है तो आ रहा है, तो कोई भी हो सकता है, सेम मच्छर भी हो सकता है, अलग मच्छर भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब ये इसने काट लिया तो उसके अंदर क्या पहुंच गए, गैमीट्स पहुंच गए। अब वो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट विद इन द मॉस्किटो। अब मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल चल रही है, तो वहाँ वो गैमीट फॉर्मेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, स्पोरोजोइट्स बना लिए, ठीक है। अब फिर वो क्या करेगा, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, स्पोरोजोइट्स जो है वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो इसका माउथ है उसके अंदर सलाइवरी जो सलाइवा प्रेजेंट है, वो सलाइवा छोड़ देगी, ठीक है, वो सलाइवा क्या करेगी, छोड़ देगी। तो ध्यान रखना कि जो स्पोरोजोइट हैं वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एक हीमोजोइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। देन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स एन अनइन्फेक्टेड पर्सन। अब किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को जाके फिर काट लिया और साइकिल रिपीट हो गई। यही चल रही है पूरी पैरासाइट ये प्लाज्मोडियम की साइकिल। क्लियर हो गई, ये पूरी क्लियर है। आगे बढ़े, अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता ही दी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम, जिसमें हम बात करेंगे जो वॉर्म्स से डिसीज होती है, ठीक है। वॉर्म्स से कौन सी डिसीज हो रही है, एस्कैरियासिस। कौन सी डिसीज है, एस्कैरियासिस। अब ये जो एस्कैरियासिस है ये कौन कॉज कर रहा है, एस्कैरियासिस कॉज कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो एस्कैरियासिस कॉज होती है एक इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट जिसका नाम है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड। क्या नाम है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड। ये गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डिसीज एस्कैरिस कॉज करने वाला, ठीक है, जिसका नाम है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड। क्लियर है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एस्कैरिस जो है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड जो है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, तो ये ट्रांसमिट होती है फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। अगर फीसेस जो है इन्फेक्टेड पर्सन से वो हो सकती है, उस पर अगर मच्छर बैठ जाए, मक्खी बैठ जाए उससे। फिर कंटेमिनेटेड वाटर, सॉइल, प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एग्स होते हैं ना, इसके जो एग्स होते हैं, अगर मान लो इन्फेक्टेड पर्सन है तो इसके एग्स जो है ना वो उनके फीकल मैटर के साथ में एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। एग्स फीकल मैटर के साथ में एक्सक्रीट हो जाएंगे। अब उस पर आके बैठेगी मक्खी, ठीक है, कौन, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई आके बैठेगी और बस वो हाउस फ्लाई जो है वो ले जाएगी और ट्रांसफ़र कर देगी वाटर में, फूड में, किसी भी चीज़ में, तो वो आप कंज्यूम कर लोगे तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी ये डिसीज़, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने बता ही दिया, फीकल मैटर्स में एग होते हैं जो कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं कंटेमिनेटेड वाटर, सॉइल, फूड, इन सब से। इसके बाद में सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हैं। सिम्टम्स हम देख लेते हैं, फीवर, एनीमिया, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एलिफेंटाइटिस या फिर फिलेरियासिस जिसे हम बोलते हैं, ये कैसे हो रही है। एलिफेंटाइटिस या फिर जो फिलेरियासिस है ये कैसे कॉज हो रही है, ये हो रही है, एक वर्म होता है जिसका नाम है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरिया मलाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई, दूध में पड़ने वाली मलाई, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे याद कर लेना यार, मलाई नाम से याद रखोगे तो याद रहेगा, बैनक्रॉफ्टी मलाई, ठीक है, बैनक्रॉफ्टी मलाई, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई, ये वर्म होता है जो कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ट्रांसमिट होगी, कैसे ट्रांसमिट होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब आपको काट ले,
ठीक है। इसका एक वेक्टर होता है, इसका क्या होता है, एक वेक्टर होता है। यही महिला मित्र, इनकी महिला मित्र बन जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब इनने महिला मित्र बनाई, क्या नाम है उस मॉस्किटो का, मच्छरों से दोस्ती करना इन्हें बहुत पसंद है, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती है ये इनकी मित्र होती है। तो इस मॉस्किटो के अंदर, इस मॉस्किटो के अंदर ये बैठ जाते हैं और बस ये आपको काट लेती है। तो वेक्टर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके सिम्टम्स क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, जो लोअर लिम्ब है और जो जेनिटल ऑर्गन्स है, ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो, जेनिटल ऑर्गन्स और जो लोअर लिम्ब है उनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये अफेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। हाथी पाँव सुना होगा, नाम है ना, हाथी पाँव जो होता है वो इसी को हम बोलते हैं हाथी पाँव। तो ऑर्गन्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाते हैं, एकदम बड़ा सा पूरा जेनिटल एरिया और जो लोअर लिम्ब है वो दिखेगा, ठीक है। और डिफॉर्मेटिस, ठीक है, डिफॉर्मेटिस आपको देखने को मिलती है। डिफॉर्मेटिस मतलब कि कुछ शेप में गड़बड़ हो जाना। आगे बढ़े अब हम, फंजाई से कॉज होने वाली जो चीज़ें हैं, फंजाई से क्या कॉज होता है, तो यहाँ पर रिंग वॉर्म कॉज होता है। रिंग वॉर्म है ना, दाद खाद खुजली से बचें, इच गार्ड ऐसे करके वो जो ऐड आती है, तो रिंग वॉर्म ये फंजाई है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वॉर्म से कॉज नहीं हो रही है, ये कॉज किससे हो रही है, ये कॉज हो रही है फंजाई से। तो उसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटम, ठीक है, नाम याद करने पड़ेंगे, यही तो पूछे जाएंगे, यही तो मेन पूछे जाएंगे आपसे कि किससे कॉज हो रहा है, रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन से कॉज होता है ये। ट्रांसमिशन कैसे है, डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू सॉइल, कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स, कोम्ब एक्सेट्रा, ठीक है। अगर किसी को रिंगवॉर्म हुआ है तो उसकी चीज़ों को यूज़ ना करें, अलग अलग रखें सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि वो उससे ट्रांसफ़र हो सकती है, तो दूर रखना चाहिए। सिम्टम्स क्या है, ड्राई स्केली लेजन्स ऑन स्किन, नील्स एंड स्काल्प अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग। मान लो कहीं पे यहाँ पे हो जाता है तो वो बहुत इचिंग होती है, खुजली होती है ना बहुत ही ज़्यादा, और वो जैसे जैसे आप इचिंग करोगे ना वो फैलता जाएगा और बढ़ता जाएगा वो, ठीक है। सिम्टम्स बढ़ जाते हैं विथ इंक्रीज हीट एंड मॉइस्चर। अगर हीट ज़्यादा मिलती है या मॉइस्चर ज़्यादा मिलता है तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो अब प्रिवेंट कैसे करेंगे या कंट्रोल कैसे करेंगे, सबको पता है कैसे बचना चाहिए डिसीजेस से, फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ है, बता देते हैं एक बार, हो सकता है किसी को ना पता हो। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, डेली नहाओ, बिल्कुल आलस मत करो, नहाने में नहाओगे नहीं डेली तो बिल्कुल पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकते हो। डेली अपने कपड़े चेंज करो, ठीक है, नहाना बहुत ज़रूरी है, आलस नहीं करनी है। आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर किसी को कोई डिसीज़ हो जाती है तो अलग रहो, अपने आप को क्वारंटीन कर दो, इतना फैमिलियर वर्ड है। एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, देखो सबसे ज़्यादा आपको ना इससे बचना है, एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। किसी भी वेक्टर से बच के रहो, मच्छरों से, है ना, ऑल आउट लगाओ या कुछ भी करो जिससे कि मच्छर ना आए, क्योंकि वही सारी चीज़ें लेके आता है, मक्खियाँ भी ना आए, उनसे भी बच के रहना, कॉकरोच, मक्खियाँ, मच्छर, ये सब जो है ये वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे और इनकी ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं मिलनी चाहिए। ब्रीडिंग प्लेसेस सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग प्लेस होती है इनके लिए जो फेवरेबल होती है, दैट इज स्टैग्नेंट वाटर। व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर? स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ, थमा हुआ पानी, ठीक है। स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है, थमा हुआ या रुका हुआ पानी। मान लो यहाँ पे एक जगह पे इतना पानी जो है वो भरा ही रहता है, हमेशा भरा रहता है, ये पानी जो है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये अपने एग्स जो है ना ये छोड़ जाएंगे, ठीक है, ये अपने एग्स को छोड़ जाएंगे और ये बढ़िया यहाँ पे अपना एग्स जो है बाद में मच्छर बन जाएंगे या मक्खियाँ बन जाएंगी, कुछ भी बन जाएंगे, व्हाटएवर। तो ये स्टैग्नेंट वाटर ना इनके लिए एक ब्रीडिंग प्लेस का काम करती है। ब्रीडिंग प्लेस मतलब समझ गए ना, जहाँ पे वो ब्रीड करेंगे, एग्स को लीव करेंगे और वो बढ़िया तरीके से मैच्योर होकर नए मच्छर की उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रीडिंग प्लेस इन्हें नहीं देनी है, ठीक है ना। टैंक में पानी खुला नहीं रखना है, ढक के रखो। अगर रखना है तो टैंक वैंक है किसी के घर में तो उनको ढक के रखो, है ना, तो नहीं तो वो मच्छर जो अपने अंडे उसमें छोड़ जाएंगे। तो उन चीज़ से बचो, कहीं पानी भरा हुआ है उस पानी को साफ करवाओ, निकलवाओ, नहीं तो वो जो है ब्रीडिंग प्लेस बन सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेक्टर।
अब मच्छरों से बचो, वही प्रोटेक्ट करो अपने आप को, मच्छरदानी लगाओ, ओडोमॉस लगाओ, कुछ भी लगाओ, बचो उनसे, वैक्सीनेशन कराओ और एंटीबायोटिक्स लो अगर आपको हो जाता है। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया। ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस देखो, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज टेक्स प्लेस, इन सब का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, एमीबायोसिस, मलेरिया, एस्कैरियासिस, निमोनिया। ठीक है, चारों के 1-1 मार्क्स हैं, आपको सिर्फ नाम लिखना है। द पैथोजन दैट कॉजेज मलेरिया, पैथोजन कौन सा जो मलेरिया कॉज कर रहा है, पैथोजन दैट कॉजेज एलिफेंटाइटिस, डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज डन बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से होता है, एंड डिफाइन द टर्म हेल्थ। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर कहाँ देने हैं, कमेंट सेक्शन में आपको इन सभी के आंसर आपको देनी है। क्लियर हो गई बात, सभी लोग आंसर देंगे, साथ में लेक्चर कैसा लगा वो भी सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डेली क्लासेस होने वाली हैं, स्पीड अप हो चुका है सिलेबस, तो बहुत जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे और फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमें रिवाइज करने का टाइम मिल सके। क्लियर हो गई बात, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और मजे करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।